हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और आज के इस वीडियो में जो कि हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज का तीसरा वीडियो है स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे 20 नए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो खासकर इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 को ध्यान में रखकर ही कलेक्ट किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो और सिर्फ ये वीडियो ही नहीं, इस सीरीज का सारा वीडियो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके इस एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये गलती से 3 प्रिंट हो गया है, तो आपको ये 3 नहीं पढ़ना है, ये 1 ही है। क्वेश्चन नंबर 1, सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन था? सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन था? और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? मेलुहा, ऑप्शन बी मगान, ऑप्शन सी दिलमून और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन था। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें, आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेलुहा, यानी कि मेलुहा को ही सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कहा गया है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे? तौलने की इकाई में वो किस अंक का, सिंधुवासी के लोग किस अंक का प्रयोग करते थे? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 12। यहाँ गलती से बाहर लिखा गया है, लेकिन आपको इसे 12 पढ़ना है, 12। ऑप्शन नंबर सी 8 और ऑप्शन नंबर डी में है 16। स्टूडेंट्स आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता में जो लोग रहते थे वो तौलने की इकाई में किस अंक का प्रयोग करते थे। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें, वो कौन सा अंक था? वो अंक था 4, यानी कि सिंधुवासी के लोग तौलने की इकाई में 4 अंक का प्रयोग करते थे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? चांदू दरो उत्पादन केंद्र था, यानी कि चांदू दरो जो स्थान था वहाँ किस चीज़ का उत्पादन होता था, वहाँ कौन सी चीज़ बनाई जाती थी? तो आपके ऑप्शंस क्या क्या है स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए मुहर, ऑप्शन बी मनका, ऑप्शन सी वस्त्र और ऑप्शन डी मूर्ति। स्टूडेंट्स आपको बताना है कि चांदू दरो नामक स्थान पर कौन सी चीज़ बनाई जाती थी, वहाँ किस चीज़ का उत्पादन होता था? तो स्टूडेंट्स आप याद रखें, वहाँ किस चीज़ का उत्पादन होता था? तो वहाँ मनका का उत्पादन होता था। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मनका। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि अशोक का शासनकाल क्या था? तो आपके ऑप्शंस में क्या क्या है स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर ए 270 से 230 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 269 से 232 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 260 से 240 ईस्वी पूर्व। यहाँ अगर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2260 लिखा गया है, लेकिन आपको इसे 260 ही पढ़ना है, ये 2 इस 2 को नहीं पढ़ना है। 260 से 240 ईस्वी पूर्व। और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स आपको बताना है कि अशोक का शासनकाल क्या था। तो अशोक जो मौर्य वंश का बहुत ही महान शासक था, आप जानते हैं, तो आपको उसका शासनकाल बताना है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि उसका शासनकाल क्या था। तो उनका शासनकाल था 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम पढ़ा गया, यानी कि अशोक के जो अभिलेख थे उन्हें सबसे पहले कब पढ़ा गया था, वो अभिलेख कब पढ़ा गया था? तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन ए 1845 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1833 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1837 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी में है 1850 ईस्वी। स्टूडेंट्स आपको बताना है कि अशोक के जो अभिलेख थे वो सर्वप्रथम सबसे पहले कब पढ़े गए थे। तो आप याद रखें
कि वो कब पढ़ा गया था, 1837 ईस्वी में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1837 ईस्वी में। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था, यानी कि मुद्रा राक्षस को लिखने वाला कौन था। और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा, और ऑप्शन नंबर सी में है हिरसेना, और ऑप्शन डी विशाख दत्त। और स्टूडेंट्स आपको बताना है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा था, किसने लिखा था। तो आप याद रखें कि किसने लिखा था, तो विशाख दत्त ने लिखा था, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विशाख दत्त ने लिखा था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी, अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी। और आपके ऑप्शन में क्या है, पाटलीग्राम, ऑप्शन बी विराटनगर, ऑप्शन सी चंपा, और ऑप्शन डी है वैशाली। स्टूडेंट्स आपको बताना है कि अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी, कहाँ थी। तो आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चंपा, यानी कि अंग जनपद की जो राजधानी थी वो चंपा थी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द्विज के अंतर्गत कौन कौन है, द्विज के अंतर्गत कौन कौन है। स्टूडेंट्स आपको बताना है द्विज के अंतर्गत कौन कौन है। तो ऑप्शन ए में है प्रथम 2 वर्ण, ऑप्शन बी प्रथम 3 वर्ण, और ऑप्शन नंबर सी में आपका है प्रथम एवं चतुर्थ वर्ण, और ऑप्शन डी में है सभी वर्ण। स्टूडेंट्स आपको बताना है कि द्विज के अंतर्गत कौन कौन है। तो आप याद रखें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रथम 3 वर्ण। द्विज के अंतर्गत कौन कौन थे, प्रथम 3 वर्ण थे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है, यानी कि पुरुष सूक्त के का जो विवरण आया है, वर्णन आया है, वो किस ग्रंथ में आया है। और ऑप्शन आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन ए अथर्ववेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी में है यजुर्वेद में, और ऑप्शन डी में है ऋग्वेद में। स्टूडेंट्स आपको बताना है कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो आप याद रखें वो कौन सा ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋग्वेद में, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का वर्णन उल्लेख आया है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था, समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था। और आपके ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर बी गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर सी हर्यक वंश, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। और स्टूडेंट्स आपको बताना है कि समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था। तो आप याद रखें समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था, गुप्त वंश का शासक था, गुप्त वंश का शासक था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार था, शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार था। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो स्टूडेंट्स ऑप्शन आपके हैं ऑप्शन नंबर ए क्षत्रियों का, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मणों का, ऑप्शन नंबर सी वैश्य का, या ऑप्शन नंबर डी शूद्र का। तो आपको बताना है कि किसको अधिकार था, राज्य करने का अधिकार किसको था। तो आप याद रखें कि ऑप्शन ये कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए क्षत्रियों का, ऑप्शन नंबर ए क्षत्रियों का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्षत्रियों का। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स कह रहा है कार्ले के चैत्य का, कार्ले के चैत्य का किससे निर्माण करवाया। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, आपको इसे पढ़ना है, कार्ले ने चैत्य का किससे निर्माण करवाया। तो ऑप्शंस आपके क्या क्या हैं, ऑप्शन ए ईंटों से, ऑप्शन बी पहाड़ी चट्टानों से, ऑप्शन नंबर सी पत्थर से, और ऑप्शन डी संगमरमर से। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आप याद रखें आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पहाड़ी चट्टानों से, यानी कि निर्माण किससे कराया गया था, पहाड़ी चट्टानों से। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल है, बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल है। तो कौन से ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके, ऑप्शन नंबर ए स्तूप, ऑप्शन नंबर बी विहार, ऑप्शन नंबर सी चैत्य, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। और स्टूडेंट्स आपको बताना है कि आपका करेक्ट ऑप्शन
कौन सा हो जाएगा? तो आप याद रखें कि बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल जो है वो कौन है? स्तूप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 14 कह रहा है कि रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? तो आपके ऑप्शंस कौन कौन हैं? ऑप्शन अ रामायण, ऑप्शन ब महाभारत, ऑप्शन स में है गीता और ऑप्शन द है उपनिषद। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप याद रखें ऑप्शन नंबर ब यानी कि महाभारत ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। यानी कि रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? महाभारत के ही फारसी अनुवाद को रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। कई दफ़ा तो डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि हुमायूंनामा किसने लिखा। तो जब ये पूछेगा कि हुमायूंनामा किसने लिखा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुलबदन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर, मतलब किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन अ अकबर, ऑप्शन ब हुमायूं, ऑप्शन स बाबर और ऑप्शन द में है अबुल फजल। और स्टूडेंट्स आपको बताना है कि किसके कहने पर गुलबदन ने हुमायूंनामा लिखा। तो आप याद रखें कि किसके कहने पर लिखा था? ऑप्शन अ अकबर के कहने पर ही गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? और आपके ऑप्शंस क्या क्या है? 1326 ईस्वी, ऑप्शन ब 1336 ईस्वी, ऑप्शन 100 में है 1339 ईस्वी और ऑप्शन ड में है 1359 ईस्वी। स्टूडेंट्स आपको बताना है कि विजयनगर राज्य की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, किस साल में हुई थी। तो आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब यानी कि 1336 ईस्वी। 1336 ईस्वी में ही विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो आपको बताना है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। और आपके ऑप्शंस इसमें क्या क्या गिवन है? वीर नरसिंह और ऑप्शन ब में है कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी है अच्युतरन और ऑप्शन ड में दिया हुआ है आपका सदाशिव राय। तो आपको बताना है कि स्टूडेंट्स की विजयनगर का महानतम मीन्स सबसे महान शासक कौन था। तो आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब यानी कि कृष्णदेव रॉय ही विजयनगर का महानतम शासक था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कह रहा है? अबुल फजल किर्त आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन है? यानी कि अबुल फजल की जो मशहूर कीर्ति है, जो बहुत ही प्रसिद्ध कीर्ति है आईने अकबरी, उसमें किस शासक का वर्णन है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिए कई दफ़ा तो ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि आईने अकबरी किसने लिखा था। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल ने। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन नंबर 18 में आपका पूछ रहा है कि अबुल फजल की कीर्ति जो आईने अकबरी है उसमें किस शासक का वर्णन है, यानी कि किस शासक के बारे में उल्लेख मिलता है। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन अ बाबर, ऑप्शन ब अकबर, ऑप्शन स जहांगीर और ऑप्शन द शाहजहां। यहाँ ऑप्शन 100 में आपका एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये दरअसल क्या है? जहांगीर। तो आपको स्टूडेंट्स बताना है कि अबुल फजल ने जो आईने अकबरी ग्रंथ लिखी थी तो उसमें किस शासक का वर्णन है। तो आप याद रखें उसमें किस शासक का वर्णन है। तो स्टूडेंट्स उसमें अकबर का वर्णन है, तो अकबर शासक का वर्णन है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है अकबरनामा
एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? यानी कि अकबरनामा और आईने अकबरी का अनुवाद किसने किया था, उसके अनुवादक कौन थे? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। और आपके ऑप्शंस कौन कौन है? ऑप्शन अ वेब्रीन, ऑप्शन बी जेरेंट, ऑप्शन सी ब्लैकमैन और ऑप्शन दो में है सभी। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो आप याद रखें ऑप्शन नंबर दो सभी इनमें से सभी ने वेब्रीन, जेरेंट और ब्लैकमैन सभी ने अकबरनामा और आईने अकबरी का अनुवाद किया था। इसलिए इनमें से ये तीनों कौन हैं? इन अकबरनामा और आईने अकबरी के अनुवादक हैं। आप याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी है। तो स्टूडेंट्स क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 20? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है राजकुमार द्वारा दारा का संबंध किससे था? राजकुमार दारा का संबंध किससे था? तो राजकुमार दारा का संबंध किससे था? और ऑप्शन अ में है आपका चिश्ती, ऑप्शन ब सुहारवर्दी, ऑप्शन स में है कादरी और ऑप्शन द इनमें से सभी से। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि राजकुमार दारा का जो संबंध था वो किससे था। तो आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 100 कादरी, यानी कि राजकुमार दारा का संबंध जो था वो कादरी से था। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के इस वीडियो के 20 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो स्पेशली आपके फाइनल एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट फाइनल एग्जामिनेशन 2021 को ही ध्यान में रखकर कलेक्ट किया गया था। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।